अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं आपको उसी प्रोग्राम में जो आपका बहुत पसंदीदा है, जिसमें हम बात करते हैं रिश्तों की अहमियत की। प्रोग्राम का नाम है कम्युनिकेटिंग विद इन्फ्लुएंस और इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करते हैं सर जाफ़र अली, जो कि वैलिडेशन के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स जो इस हवाले से कर चुके हैं और एक माहिर की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? इसमें बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक है जी। अच्छा, पिछले प्रोग्राम में जाफ़र साहब हमने बात की थी, मैं अपने नाज़रीन की असिस्टेंस के लिए बता दूं कि हमने मौजू ये डिस्कस किया था कि जब आपने किसी को कोई चीज़ सिखानी होती है या उसकी ज़िंदगी में कोई चेंज आप लाना चाह रहे हैं, तो ऐसे में मुनासिब वक्त का इस्तेमाल किस तरह किया जाए। और आज भी मैं चाहूँगी, क्योंकि वो डिस्कशन काफ़ी लंबी हुई और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी आज मेरे पास हैं जिस पे हम बात भी करेंगे, तो एक दो चीज़ें जो मैं चाह रही हूँ कि डिटेल से ज़रा डिस्कस की जाए। तो ऐसी कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ हैं जो पेरेंट्स, ख़ास तौर पे पेरेंट्स फेस करते हैं जब वो बच्चों को कुछ सिखाना चाह रहे होते हैं, तो मैं चाहूँगी उन डिफ़िकल्टीज़ का यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा जिक्र करें। डिफ़िकल्टीज़ पेरेंट्स जो रिपोर्ट करते हैं यूजली वो बहुत ज़्यादा, बल्कि मोस्टली पेरेंट्स डिफ़िकल्टीज़ ही रिपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम किसी को सिखाने की बात करते हैं, किसी को टीच करनी है, ट्रेंड करने की हम बात करते हैं, तो फिर डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। ये डिफ़िकल्टी अलग अलग होती हैं। पहले ये मैं डिफ़ाइन कर दूं कि जब हम बच्चों के साथ काम कर रहे होते हैं तो और डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, लेकिन जब हम बड़ों के साथ, स्पाउस के साथ या अपनी जो एज फेलोज़ होते हैं या जो सीनियर लोग होते हैं फैमिली में, जब हम उनके साथ बातचीत करते हैं तो ये डिफ़िकल्टी थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है उन डिफ़िकल्टीज़ जो बच्चों के साथ आती हैं। बच्चों के साथ जो डिफ़िकल्टीज़ मोस्टली पेरेंट्स को आ रही होती हैं, उनमें ये होता है कि पेरेंट्स की सबसे पहले अपनी फीलिंग्स हर्ट होती हैं, अपनी फीलिंग्स के साथ उनको वो प्रॉब्लम एक्सपीरियंस कर रही होती हैं। जैसे अपने इमोशन के साथ बार बार पेरेंट्स का फ्रस्ट्रेशन में चले जाना। जैसे बच्चे को एक बात सिखाते हैं, वो समझ नहीं पाते, तो उसके बाद दोबारा से सिखाते हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं, बच्चे को डांटना शुरू कर देते हैं, कभी तंज करना शुरू कर देते हैं। तो ये डिफ़िकल्टीज पेरेंट्स के एंड से इमोशन लेवल पे स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद पेरेंट्स को समटाइम खुद आइडिया नहीं हो पा रहा होता कि वो जैसा रिस्पॉन्स चाह रहे होते हैं बच्चों से, उस किस्म का रिस्पॉन्स वो कैसे गेन करें, कैसे उनसे अटेन करें। समटाइम पेरेंट्स को ये डिफ़िकल्टी आ रही होती है कि वो अपने बच्चों को डेंजरस सिचुएशन में सीखने के लिए कैसे ट्रेन करें, डेंजरस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। जैसे सोशल लेवल पे जो डिफ़िकल्टीज आ रही होती हैं वो उनको कैसे मैनेज करें, सोशल लेवल पे जो डिफ़िकल्टी आ रही होती है कैसे सोसाइटी में मूव करने दें, जो सोसाइटी में खतरात हैं उनको कैसे टैकल करें, उनको कैसे हैंडल करें। और एक और जो बड़ा मसला आ रहा होता है बच्चों को सिखाने के हवाले से, जो बल्कि ओवरऑल सिखाने के ट्रेनिंग के हवाले से, वो हमारा ये है कि हमारे किसी के साथ रैपोर्ट यानी कि एक अच्छा रिलेशन कितने अच्छे तरीके से डेवलप हुआ या बने। अगर पेरेंट्स का और बच्चों का आपस में कोई वार्म रिलेशन डेवलप नहीं होता जिसमें वो खुल के एक दूसरे से सवाल कर सकते हैं और एक दूसरे को फीडबैक दे सकते हैं, तो फिर आपके लिए कि लर्निंग स्टार्ट ही नहीं होती। तो पेरेंट्स रिपोर्ट करते हैं कि वो बच्चों के साथ पॉजिटिव रिलेशन बनाने की बहुत एफर्ट करते हैं, लेकिन बच्चे उनके साथ पॉजिटिव रिलेशन बना नहीं पाते। जब भी वो बच्चों को सिखाने की तरफ आते हैं तो फिर बच्चे उनसे भागना शुरू कर देते हैं, बच्चे सीखना नहीं चाहते। हालांकि कि नेचर वाइज ये बिल्कुल अपोजिट है, बच्चे ज़्यादा सीखना चाहते हैं जितना पेरेंट्स सिखाते हैं, क्योंकि उनमें क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। पिछले प्रोग्राम में भी हमने डिस्कस किया था कि जब बच्चे हेल्दी वे में नहीं सीख रहे होते, पेरेंट्स सिखा नहीं पा रहे होते, तो बच्चे अनहेल्दी वे में सीखना शुरू कर देते हैं। वो चीज़ों को तोड़ फोड़ करके, चीज़ों को अनहेल्दी वे में, आउट ऑफ द वे जाके जो अपनी क्यूरियोसिटी को ख़त्म करने के लिए चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। तो बच्चे रेडी होते हैं सीखने के लिए, पेरेंट्स की कुछ अपने एंड पे डिफिकल्टी आती है। इसमें पेरेंट्स खुद प्रॉपर ट्रेनिंग भी ले सकते हैं कि बच्चों को सिखाएं कैसे, बच्चों को ट्रेन कैसे करें। या किसी भी एक टॉपिक पे अगर पेरेंट्स ने बातचीत करनी है तो पेरेंट्स पहले गूगल से, यूट्यूब वीडियो से, सेल्फ हेल्प वीडियो से, किसी एक्सपर्ट से या जो भी और लोग ट्रेनर हैं इन एरियाज में, उनसे बातचीत करके तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं और खुद पहले सीख सकते हैं कि बच्चों को कैसे सिखाएं और उसके बाद वो बच्चों की बेहतर तरीके से हेल्प कर सकते हैं। तो पेरेंट्स को अपने एंड पे लर्निंग के हवाले से, बच्चों को टीच करने के हवाले से, रिलेशन बनाने के हवाले से, अपने इमोशंस के हवाले से, समटाइम वो बच्चों को ऐसे मैयर जो रिस्क होते हैं उनमें भी नहीं, मैयर रिस्क में भी नहीं जाने देते, वो उससे फियर से ऑपरेट करते हैं और अपनी फियर को मैनेज नहीं कर पा रहे होते, तो उसकी वजह से भी उनको डिफिकल्टीज आती है। ये कॉमन सी डिफिकल्ट, इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज हैं। जैसे अगर स्पेशल चिल्ड्रंस की हम बात करें तो उनके साथ पेरेंट्स की और डिफिकल्टीज आती हैं, उनकी इमोशंस की प्रॉब्लम्स और आती हैं। अगर हम बड़ों के साथ या टीनेजर्स के साथ बात करें तो फिर उनके साथ मूड मिजाज की इश्यूज ज़्यादा चल रहे होते हैं, उनके नॉर्म्स भी थोड़े से डिफरेंट होते हैं, तो पेरेंट्स को और डिफिकल्टीज आ रही होती हैं।
लेकिन वो डिफ़िकल्टीज एक अच्छी रैपोर और एक अच्छा रिश्ता डेवलप करने से काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती हैं, बेहतर हो जाती हैं, अच्छे तरीके से एक दूसरे को सीखने, सिखाने, समझने, समझाने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं जो आपकी बात समझ सकी हूँ, जो कि बहुत ही शानदार नुक्ता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस जब हम किसी को कुछ सिखाना चाह रहे होते हैं और वो सीख नहीं पा रहा होता, तो हमें ऐसे लगता है कि इमेंट करने की ज़रूरत है, फिर उस अदर पार्ट को या उस बच्चे के ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। मगर यहाँ पर साइंस हमें इस वे में मदद करती है कि जब आप सिखाना चाह रहे हैं तो फिर यहाँ पर काम करने की ज़रूरत फिर पहले आपको अपने ऊपर है, यानी आप अपने लिए वो पैटर्न सीखें, वो सर्टन बिहेवियर सीखें जिनके थ्रू आप किसी को मदद प्रोवाइड भी कर सकें, यानी जो सिखाना चाह रहे हैं वो सिखा भी सकें। बिल्कुल। जैसे पिछली सदी में कहा जाता था पुरानी रिसर्चेस के मुताबिक, जो कि क्लासेस में जो बच्चे नंबर नहीं देते तो वो इनएडिक्वेट हैं या वो किसी डिसेबिलिटी के साथ हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो टीचिंग मैथडोलॉजीज़ के ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत सारी रिसर्चेस ऐसी डेवलप हो गई जिसमें सिखाने के अमल के ऊपर अगर काम किया जाए तो फिर बच्चों की लर्निंग्स जो हैं वो बड़ी शानदार हो जाती हैं। अच्छा, इसी वे में मैं आपसे एक और सवाल ये पूछना चाहती हूँ जो पिछले प्रोग्राम से रिलेटेड भी है। पहली बात तो ये कि मुझे ये बताएं कि जब आप किसी को कुछ टीच करना चाह रहे हैं, कुछ सिखाना चाह रहे हैं, तो कोई मुनासिब वक्त जो है उसका तयन कैसे किया जाए, या फिर कोई, अगर मैं यानी सही तरह अपना सवाल आपको कन्वे कर सकूं, तो कोई प्लानिंग हमें करनी चाहिए प्रोएक्टिवली। जैसे हमने कोई चीज़ सिखानी है तो फिर हम उसके लिए कोई मंसूबाबंदी करें कि हमने ये चीज़ कैसे डिलीवर करनी है, तो वो प्लानिंग फिर क्या होगी? ये जो अभी आपने सब पूछी, ये दो सवाल हैं और दोनों बड़े शानदार सवाल हैं, और मेरे ख्याल में ये ऐसे वाइटल क्वेश्चंस हैं, यानी अगर हम इनको डील करते हैं तो बहुत सारे और भी इश्यूज हमारे हल हो जाते हैं सीखने के हवाले से। दो ही बुनियादी चीज़ें होती हैं जिनके हवाले से, एक तो आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया कि पेरेंट्स को खुद सीखने के हवाले से मदद लेनी चाहिए और उन्हें खुद पहले सिखाना आना चाहिए। सिर्फ पेरेंट्स को नहीं, बल्कि टीचर्स जैसे ट्रेंड होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, उसमें ट्रेनर पहले क्वालिफाइड होते हैं, ट्रेंड होते हैं, उनकी उसमें प्रॉपर तरीके से एक ट्रेनिंग हुई होती है, उसके बाद वो सिखाने की तरफ जाती हैं। प्लानिंग एंड टाइम, यानी कि सही वक्त सिखाने का और सही तरीका सिखाने का, मेथड या और उसको एक लाहे अमल बना के सिखाने की तरफ लेके जाना, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले थोड़ा सा प्लानिंग को हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर टाइम को भी डिस्कस करते हैं, जो कि आपस में इंटरलिंक है, काफ़ी जगह पे मिलते जुलते हैं। जब हम प्लानिंग करते हैं, पेरेंट्स प्लानिंग कर लेते हैं कि हम बच्चे को सिखाएंगे, तो सबसे पहले हमारा मोटिव ये होना चाहिए, हमारा गोल वाज़ेह होना चाहिए कि अब हम सिखाने की तरफ जा रहे हैं। जब हम सिखाने की बात करते हैं तो फिर हम बहुत सारी गलतियों की भी तवक्को रखें और बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ की भी तवक्को रखें जो कि आ सकती हैं, और फिर उन्हें टैकल करने के लिए पहले से हमारे पास एक मनसूबाबंदी होनी चाहिए। जब हम बच्चों को सिखाने की तरफ जाते हैं तो अपने माइंड में ये रखें कि अब बच्चे सीख रहे हैं, अब हम इन पे कोई तंज नहीं करेंगे, हम कोई अपनी ग्रजेस इनके साथ शेयर नहीं करेंगे, हमारा अपना मूड मिजाज इनके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा नेगेटिव वाला। अगर हम खुद गुस्से में हैं तो हम इन पे खामखा गुस्सा नहीं करेंगे। अगर ये एक चीज़ हम सिखा रहे हैं और उसमें गलती कर रहे हैं, उसमें मिस्टेक कर रहे हैं, अच्छे तरीके से कर नहीं पा रहे, तो हमेशा याद रखें, हम भी तो बहुत दफ़ा बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हुए हमें समझ नहीं आते, हम बार बार पढ़ते हैं या हम बार बार सुनते हैं कुछ प्रोग्राम्स, उसके बाद हमें उन मसाइल के हल का पता चलता है। तो बच्चों के साथ भी डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, एम्पैथेटिक वे में उनके साथ रहना शुरू कर दें। फिर एक टॉपिक सेट कर लें, ऐसा ना हो कि आप बच्चों को सिर्फ इसलिए लेके बैठिए कि आप बच्चों को सिखाने जा रहे हैं। आपके पास एक प्रॉपर टॉपिक हो कि आज हम इसके ऊपर बात करेंगे या आज हम ये टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें आप बच्चों को चाहे एग्जैक्ट टॉपिक ना बताएं, अगर आप बताना चाहें कंफर्टेबल हैं तो आप बता भी सकते हैं। आप बगैर बताए भी टॉपिक पे बातचीत करके एंड पे उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं कि जो हमने बातचीत की वो एक खास टॉपिक या एक खास मकसद के तहत हम आपस में बातचीत कर रहे थे। अब आप उस एक मकसद को लेके चलें और उसके मुताबिक उसके अराउंड सारी बातचीत करें, जिसमें छोटे छोटे बच्चे सवालात पूछते हैं उनको रिइंफोर्स करें, सवाल पूछने पे रिइंफोर्स करें। अब मेथड बड़े अच्छे होने चाहिए जिसमें वीडियोस आ सकती हैं, जिसमें स्टोरी टेलिंग मेथड आ सकता है, कहानियां बच्चों को सुनाएं, जिसमें बच्चों को फोटोज दिखाई जा सकती हैं, जिसमें जो रीसेंट इवेंट्स हुए हैं वो बच्चों को उससे रिलेट करके बताए जा सकते हैं। जैसे अगर घर में ताज़ा ताज़ा किसी बच्चे ने खराबी की है, तोड़ फोड़ की है, लड़ाई झगड़ा की है, तो उस इवेंट को रिलेट करके
पॉइंट आउट नहीं करना, यहाँ पे मैं ये बात वाज़िया करता चलूँ, बच्चों में पहले एक पॉजिटिविटी इंड्यूस करनी है कि हम सीखने की गरज से कर रहे हैं, पॉइंट आउट की तरफ नहीं जा रहे, और कभी भी क्रिटिसिज्म की तरफ वहाँ पे बच्चों की तरफ ना जाएं कि आप जैसे एक बच्चा है उसका नाम फरहान है, जैसे फरहान ने पिछले दिनों घर में गुस्सा किया या एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई, या फरहान का नाम लिए बिना कि आपके एक भाई ने या एक बच्चे ने या आपने ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी, तो ऐसी सिचुएशन में और क्या सोल्यूशन हो सकते थे। ठीक है, बच्चों से सवाल करना शुरू कर दें। फिर आपको पता है कि आज आप एंगर पे बातचीत करने जा रहे हैं, आज आप इमोशंस पे बातचीत करने जा रहे हैं, आज डिसीजन मेकिंग पे बातचीत हो रही है, आज दूसरों की रिस्पेक्ट करने के हवाले से बातचीत हो रही है, तो पहले से आपको एक एजेंडा तो आइए नो उसकी प्लानिंग हो जिसके बारे में कुछ पहले आपने पढ़ा लिखा। हाँ, कंटेंट भी आपके जहन में हो, बल्कि आजकल तो ये बड़ी ही हमारे पास एक फैसिलिटी है कि हम ऑल द टाइम गूगल टीचर्स से, यानी पहला ज़माना मुझे याद है कि उसमें किताबें या लाइब्रेरी आपको उस तक रसाई करनी पड़ती थी, मगर आज आप किसी भी मौजू के ऊपर अगर जानना चाहें तो बड़ी ही प्रिसाइज इंफॉर्मेशन आपको गूगल टीचर देता है, और आप किसी भी मौजू के ऊपर बात करने से पहले आप गूगल करके देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या क्या कंटेंट जो है वो मौजूद है। बिल्कुल, बहुत सारी आजकल तो फैसिलिटीज़ हैं हेल्प करने के हवाले से, बुक्स अवेलेबल हैं आपको, यूट्यूब पे ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं जहाँ पे आप एक्सपर्ट्स, पेरेंटिंग एक्सपर्ट्स की आप वीडियोज़ देख सकते हैं, वहाँ से सीख सकते हैं बच्चों को सिखाने के हवाले से। उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है वो टाइम के हवाले से आती है कि टाइम अब किस तरह से फिक्स करें। सम टाइम पेरेंट्स बच्चों को लेक्चर दे रहे होते हैं, अच्छा लेक्चर देने वाला तरीका बहुत पुराना हो गया है, लेक्चर देने वाला तरीका इफेक्टिव नहीं रहा, उससे लर्निंग नहीं होती। अब इंटरेक्टिव तरीके ऐसे आ गए हैं जिनमें वीडियो, जिसमें स्टोरी, जिसमें प्ले थेरेपी, जिसमें बच्चों के साथ खेलना, एक्टिविटीज़ करना, ये वो तरीके आ गए हैं जो बेहतर तरीके से बच्चों को सीखने में मदद करते हैं और पेरेंट्स को हेल्प करते हैं कि वो बेहतर तरीके से कैसे सिखा सकें। लेक्चरिंग मेथड उस वक्त पे जाकर इन्वॉल्व होता है जब आप बहुत हायर कोग्निटिव फंक्शनिंग के साथ हों और आप कोई हायर लेवल की क्लास ले रहे हों और आप बहुत ज़्यादा इंट्रिंसिक मोटिवेशन के साथ हों, और आप टीचर अगर समटाइम नहीं भी सिखाना जा रहा तो आप उन्हें फोर्स करते हैं कि आप हमें सिखाएं, तो लेक्चरिंग मेथड उस लेवल पे जाके वर्क करता है। उससे नीचे लेवल पे जितने भी ये मेथड हैं उसमें एक्टिविटीज़ ज़्यादा इन्वॉल्व करनी चाहिए और एक्टिविटीज़ ज़्यादा हेल्प कर रही होती हैं। बच्चों को कभी भी लेक्चर की तरफ ना लेके जाएं। अक्सर पेरेंट्स को, हमने भी, आप लोगों ने भी कहते हैं, ये सुना होगा कि मैं समझा के थक गया हूँ या थक गई हूँ, इसकी समझ में ये बात नहीं आती। तो इसकी बजाय अब यहाँ पे बच्चे के समझने में डिफिकल्टी तो हो सकती है, लेकिन ज़्यादा डिफिकल्टी पेरेंट्स के समझाने में भी है, क्योंकि देखिए आप एक ही वे को इस्तेमाल कर करके अपने आप को भी थका रहे हैं। तो अगर आप एक मेथड से कामयाबी हासिल नहीं करते तो फिर आपके लिए अप्रोप्रिएट मैनर यही है कि आप उसको चेंज करें, यानी मेथड को चेंज करें, ना कि आप अपने आप को उसी मेथड में थकाते रहें। तो फिर मेथड नया यूज़ करें। अब यहाँ पे बच्चों को बार बार समझाने की बजाय अगर ये अप्रोच इस्तेमाल की जाए कि बच्चों को बार बार सिखाया जाए, बच्चे सीख के ज्यादा समझते हैं। यानी वो किसी भी एक चीज को अगर परफॉर्म कर लेंगे तो उसके बाद वो उनके माइंड में ज्यादा अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा, बजाय इसके कि कोई हायर कोग्निटिव फंक्शनिंग हो या सोच विचार की कोई आला सी किस्म हो, कोई ऐसी बात हो जो उनको जल्द पिक नहीं करती। बच्चों में अभी ब्रेन उस लेवल तक डेवलप नहीं हुआ होता कि वो बहुत ज्यादा दूर अंदेशी की चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके, समझ सकें, लेकिन वो फैक्ट बेस्ड चीज़ों को बड़ी आसानी के साथ समझ जाते हैं। तो फैक्ट बेस्ड ज़्यादा और प्लेइंग के हवाले से ज़्यादा होना चाहिए। टाइम की जब हम बात करते हैं तो जो माहिरीन या रिसर्चेस बताती हैं, कोई 6-7 इवेंट्स ऐसे होते हैं जो, या वेज ऐसे हैं जो बच्चों को सिखाने के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उनमें सबसे पहला ये है कि जब हम बचपन से जैसे देखते हैं कि बेड टाइम या सोने से पहले का जो टाइम है वो बड़ा शानदार टाइम होता है। उसमें जैसे पेरेंट्स बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं, दादी दादा नानी नाना स्टोरी सुनाते हैं, वो एक कहानी सुनाते हैं और एंड पे कंक्लूजन बताते हैं कि ये एक वो तरीका है। उसके बाद बच्चे बड़े आसानी के साथ सो जाते हैं और स्टोरी सुनते भी हैं, उसके बाद कंफर्टेबल आसानी के साथ सो जाते हैं। इसमें एक सोल्यूशन या इसमें एक बड़ा फायदा ये है कि जब आप ऐसे टाइम पे बातचीत करते हैं तो बच्चों में डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती। डिस्ट्रैक्शन से मुराद ये है कि वो फोकस्ड होते हैं, वो इधर उधर भाग नहीं रहे होते, वो इसके पीछे उसके पीछे नहीं हो रहे, उन्होंने अपनी एक्टिविटीज एंड कर ली होती हैं, वो रेस्ट की तरफ जा रहे होते हैं, वो एक ट्रांस के स्टेट में होते हैं। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये सोशल साइकोलॉजी के हवाले से ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर रेफरेंस दूंगी साइको एनालिसिस का भी, जिसमें कि साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट भी ये कहते हैं कि जिस वक्त आप बेड टाइम आपका होता है तो आपका ब्रेन जो है वो
स्लीपिंग ट्रांस में जा रहा होता है, तो आपका एट दैट टाइम आप अपने अनकॉन्शियस ब्रेन को कोई ना कोई सजेशन दे सकते हैं। और ये टाइम जो है ये बड़ा गोल्डन टाइम पीरियड होता है जिसमें आप अनकॉन्शियस में चेंज लाके तो कॉन्शियस लाइफ को चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल, इसे ट्रांस की स्टेट भी कहते हैं कि ट्रांस की स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें हमारा डायरेक्ट रब्ता हमारे सबकॉन्शियस से अनकॉन्शियस में हो रहा होता है, जिसमें हमारा कॉन्शियस चीज़ों की कांट छांट नहीं कर रहा होता, जो भी हम सुन रहे होते हैं वो हम परसीव कर रहे होते हैं, डाइजेस्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद एक जो और टाइम ऐसा वो आपका डिनर या आपका डाइनिंग टेबल पे टाइम है। अगर ये एक ऐसी ट्रेडिशन है जो हर फैमिली को अपनानी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली जहां हम मॉडर्न होने की बात करते हैं, हम कुछ ऐसी ट्रेडिशंस को छोड़ते जा रहे हैं जो कि हेल्दी थी और ऐसी ट्रेडिशंस को अपनाते जा रहे हैं जो अनहेल्दी थी। अब लोगों को एक डाइनिंग टेबल पे इकट्ठे होना चाहिए, अभी मॉडर्न रिसर्चेस भी कहते हैं। ये कहती हूँ कि बहुत सारे मसले मसाइल जो है वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस में ही हल हो जाते हैं, तो गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो है वो घरों में 3 टाइम होनी चाहिए कम से कम। बिल्कुल। अच्छा, अगर आप 3 टाइम नहीं भी करते तो कोई एक टाइम, अगर आपको लगता है कि डिनर में सारे मुख्तलिफ टाइम पे आते हैं और लंच पे भी अवेलेबल नहीं होते तो फिर आप ब्रेकफास्ट सेम टाइम पे कर लें। अगर ब्रेकफास्ट में किसी ने आगे पीछे जाना है तो आप कोशिश करें कि डिनर का टाइम ऐसा सेट कर लें या कोई ना कोई और ऐसा टाइम सेट कर लें कि जिसमें सारी फैमिली आपस में मिल बैठे, और जब हम खाने के हवाले से बातचीत करते हैं तो लाइटर नोट पे बातचीत करें बच्चों के साथ। उनको ऐसे जैसे बच्चों ऐसे टाइम बड़े फेवरेबल होते हैं जब बच्चों को हम रिस्पेक्ट सिखाते हैं, जब हम मैनर सिखाते हैं, जब हम खाने के तरीके सिखाते हैं, जब हम कुछ कुकिंग के हवाले से बातचीत करते हैं, जब हम सब्र तहम्मुल के बारे में बात करते हैं, जब हम इसार कुर्बानी का जज्बा सिखाने की बात करते हैं, तो ये वो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। जब खाते हुए हमारा ब्रेन ये डोपामिन भी रिलीज हो रहा होता है, हमें अच्छा लग रहा होता है और ऐसी बातें भी साथ साथ एसोसिएट होती जाती हैं और बच्चे बड़े अच्छे तरीके से जब आप क्वेश्चन आंसर मोड में उनसे बातचीत करते हैं तो वो बड़ा अच्छा सीखते हैं, ऐसे टाइम्स में बड़ा अच्छा सीखते हैं। अब अगर यहाँ पे भी अब कुछ पेरेंट्स की आपने पहले सवाल किया डिफिकल्टीज के हवाले से, कुछ पेरेंट्स की ये भी डिफिकल्टी आती है कि बच्चे आजकल टेलीविज़न देखते रहते हैं या ऐसे गैजेट्स इस्तेमाल करते रहते हैं इंटरनेट वगैरह के, वो सेम टाइम पे इकट्ठे नहीं होते। तो यहाँ पे कुछ काम पेरेंट्स के एंड पे भी करने वाला है कि वो बच्चों को डिसिप्लिन करेंगे। ये वो ऐसे तरीके हैं जो भी हमने टाइम शेयर किए जिसमें सीख तो बच्चे रहे हैं लेकिन साथ में फ्री में बहुत कुछ सीख रहे हैं, यूनिटी सीख रहे हैं। दूसरा ये कि सबसे मैंडेटरी है कि डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ को, कुछ रूल्स तो लागू करने ही चाहिए घर पे। जैसे आपने बताया कि अगर खाने का टाइम है और बच्चे डिवाइसेस के साथ बिजी हैं तो यहाँ पर डिसिप्लिन के वो रूल्स जो हैं वो अप्लाई करने की ज़रूरत है कि उनको टाइम मैनेजमेंट सिखाई जाए, प्रोएक्टिवली उन्हें बताया जाए कि जिस वक्त जिस चीज़ का टाइम है उस वक्त उसी चीज़ को किया जाए, बजाय इसके कि आप कोई और काम करें। ये अब थर्ड तरीका है वो बड़ा शानदार है। जो पेरेंट्स इसके बारे में कंप्लेन करते हैं कि बच्चे डिनर पे इकट्ठे नहीं हो सकते या डाइनिंग टेबल पे इकट्ठे नहीं हो सकते या रात सोने से पहले इकट्ठे नहीं हो सकते, तो इन फैमिलीज़ के लिए ज़्यादा बेहतर है कि वो आहिस्ता आहिस्ता इन रवैयों की तरफ आएँ, लेकिन वो वक्ती तौर पे एक और टेक्निक माहिरीन बताते हैं उनके लिए कि वो एक फैमिली टाइम सेट कर लें। फैमिली टाइम एक टर्म है जिसका मतलब ये है कि ये एक घर वालों के लिए टाइम है, वो आप वीक में एक बार सेट कर सकते हैं, वो आप वीक में 2 बार सेट कर सकते हैं, वो आप डेली भी सेट कर सकते हैं। फैमिली टाइम में ये है कि कोई अपने सेलफोन वगैरह इस्तेमाल नहीं करेगा, अगर करेगा तो वो फैमिली वालों से ही बातचीत करेगा या फैमिली वाले आपस में कम्युनिकेट करेंगे, वो टाइम फैमिली वालों के लिए होगा। वो चाहे आधा घंटा हो, वो चाहे 1 घंटा हो, जिसमें फैमिली वाले सारे एक दूसरे के साथ अपने रिलेशंस को एक्सप्रेस करेंगे, केयर को एक्सप्रेस करेंगे, रिस्पेक्ट का रिलेशन बनाएंगे। अगर कोई फैमिली गोल्स हैं उनके, जैसे ऑफिस में वीकली एक मीटिंग होती है, इस तरह से फैमिली की भी एक मीटिंग जरूर होनी चाहिए। इसमें बड़ी शानदार एक बात है कि अमूमन इस किस्म के प्रोग्राम जैसा हम भी कर रहे हैं, ऐसे प्रोग्राम में डिवाइसेस के बारे में उनके ख़िलाफ़ बात की जाती है कि डिवाइसेस ने तो हमारे रिलेशनशिप्स को काफ़ी स्पॉइल कर दिया है, जबकि मैं ये कहती हूँ कि आप डिवाइसेस का पॉजिटिव यूज़ करके अपने रिलेशनशिप्स को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैंने अपनी फैमिली में अपने बहन भाइयों का एक ग्रुप बनाया है, ऑल्दो कि हम सभी अपनी अपनी लाइफ में काफ़ी प्रोडक्टिव हैं और काफ़ी बिजी हैं अपने प्रोफेशन के हवाले से, तो इतना टाइम नहीं होता कि ज़्यादा आपस में सोशलाइजिंग करें। लेकिन थैंक्स गॉड कि हम सब व्हाट्सएप के उस ग्रुप की वजह से काफ़ी इंटरकनेक्टेड हैं और एक दूसरे से इन टच रहने में हमें कोई डिफ़िकल्टी पेश नहीं आती। तो जहाँ डिवाइसेस आपके लिए मुश्किलात पैदा करती हैं, वहाँ डिवाइसेस आपको काफ़ी अच्छे सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती हैं अगर आप उनको
कंस्ट्रक्टिव वे में यूज करना चाहें तो। वेरी ट्रू। आगे चल के जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ये भी एक पॉइंट था जो मैं अभी मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब ऐसी डिफिकल्टीज आ रही होती हैं तो फिर ऐसे सोर्सेज जैसे सेल फोन है, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप है, वैसे मेरा भी एक फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम मसरूफियात के बायस एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, राब्ते में रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। तो आप ऐसे ग्रुप बना लें, आप प्रॉपर मैसेज करें, आप खत लिखें। खत लिखने को भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि आजकल जब हम खत लिखने की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि ये कोई पुराना सा तरीका है जिसमें हम अपनी फीलिंग्स लिख के अपने किसी प्यारे को सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे इनबॉक्स करें, आप फैमिली ग्रुप बनाएं, आप वहाँ पे एक्टिविटीज़ करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें और ऐसे टाइम में ज़्यादा बातचीत करें जब आपको लगता है कि सबके लिए फिजिबल है। जैसे शाम में सोने से पहले अगर सारे अपने अपने सेलफोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप फैमिली ग्रुप में या ऐसी जगह पे बातचीत कर सकते हैं। सारे फ्री होते हैं, वो बड़ा एक फेवरेबल टाइम होता है कि सारे आसानी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। खत लिखना यानी लेटर लिखना ये कोई पुराना तरीका नहीं है, ये भी जदीद तरीका है जिसमें फैमिली को इनविटेशन या बर्थडे प्रॉपर तरीके से लेटर लिखती है जो आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस इस्तेमाल करते सेंड कर सकते हैं या पेपर पे प्रॉपर तरीके से लिख के बड़े अच्छे कलरफुल पेपर से, जैसे पहले किसी ज़माने में लेटर लिखे जाते थे। आप अपनी फीलिंग्स को लिख के, अपने रिलेशन को लिख के, आप अपनी केयर्स को लिख के, जो भी आपकी बिलोंगिंग्स हैं आप अच्छे तरीके से डिफाइन करके अपने प्रॉपर तरीके से खत लिख के दे सकते हैं जो वो पढ़ें और वो बड़ा अच्छा लगेगा। ये अभी तक तरीके रिसर्चेस बताती हैं कि बड़े स्ट्रॉन्ग प्रूव होते हैं रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के हवाले से, रखने के हवाले से। फैमिली टाइम पे वापस आते हैं। फैमिली टाइम को डिस्कस कर रहे थे। फैमिली टाइम में कुछ टास्क सेट करते हैं, यानी कि ये मेरी फैमिली का टाइम है और 1 घंटा मैं फैमिली के साथ स्पेंड करूंगा, तो उस फैमिली टाइम में हम कोई ना कोई वीडियो सेलेक्ट करके रखें, कोई ना कोई मूवी ऐसी जो बच्चों को सिखाने के हवाले से है, वो बड़ी आसानी से हमें यूट्यूब से या किसी प्लेयर से मिल जाती है। कोई ऐसी वीडियो तलाश करके रखें जो कोई, जैसे आप बच्चों को रिस्पेक्ट सिखाना चाह रहे हैं तो किसी एक एक्सपर्ट की जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है उसकी कोई एक ऐसी वीडियो आप निकाल के प्ले करें, बच्चों के साथ बैठ के देखें। आप बच्चों के साथ एथिक्स पे बात करना चाहते हैं तो एथिक्स पे किसी एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो चला लें बच्चों के साथ। जिस तरह से हम सिनेमा में बैठ के मूवी देखते हैं, कोई चीज़ साथ में खाएं पिएं, बच्चों के साथ आप वीडियो देखें, उस पर बाद में सवाल जवाब करें। कोई ना कोई टास्क ऐसा सेट कर लें, यानी कि वो फैमिली टाइम है आपका जिसमें आप बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं और बच्चों को आइडिया हो, बच्चों को मोटिवेट करें चीज़ के हवाले से कि जब हमारा फैमिली टाइम हो सारे उसमें पार्टिसिपेट करें और फिर वो इस चीज़ को इंजॉय करें। लर्निंग का हमेशा इंजॉय के साथ बड़ा पॉजिटिव रिलेशन होता है। जब हम लर्निंग को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर देते हैं तो फिर सीखना मुश्किल हो जाता है, फिर हमारा माइंड रिबेल और डिफेंसिव हो जाता है, फिर वो चीज़ों को परसीव नहीं करता। बच्चों को मोटिवेट करके दूसरा मोटिवेट करने के साथ साथ ये भी बड़ा ज़रूरी है कि बच्चों को जब आप सिखा रहे हो तो आप उस लर्निंग की उनको अफादियत भी बताएं, यानी उसका यूज़फुलनेस के ऊपर भी काम करें। उनको ये भी बताएं, किसी भी फियर से या किसी डर से एसोसिएट ना करें लर्निंग को, बल्कि उनको ये बताएं कि ये आपकी बेटरमेंट में और आपकी लाइफ को पॉजिटिव करने में, कंस्ट्रक्टिव करने में आपको किस तरह हेल्प कर सकती है। उसके बाद ही कोई चीज़ सिखाने की तरफ उनको आए। बिल्कुल। उसके बाद टास्क, म्यूचुअल टास्क करने का एक तरीका है बच्चों को सिखाने के हवाले से। जैसे फैमिली में अनाउंसमेंट कर दें कि इस वीक में हम अपने घर की सफाई करेंगे, घर की सफाई करेंगे, उसमें बच्चों को छोटे छोटे टास्क दें, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दें कि ये टास्क है, ये आपने अचीव करना है, ये टास्क है, ये आपने अचीव करना है, या कोई और घर का काम है, आज लॉन साफ करना है, आज फर्नीचर एक रूम से दूसरे में शिफ्ट करना है, या इसकी तरतीब बदलनी है, या कोई भी एक ऐसा टास्क है जो मदर मोस्टली करती हैं। इवन दो के छोटे छोटे काम, जैसे फादर ऑफिस से वापस आके गाड़ी अपनी वॉश कर रहे हैं, ये साफ कर रहे हैं, ये बाइक साफ कर रहे हैं, या मदर कपड़े धो रही हैं, तो छोटे छोटे टास्क आप कपड़े सुखाने के लिए डाल दें, ये कपड़े आप मुझे पकड़ा दें। ये चीज़ बच्चों में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करती है कि वो आप उन्हें टास्क, जब आप उन्हें टास्क देंगे और फिर आप उन्हें करने देंगे, फिर वो गलत करेंगे, फिर आप सही तरीके से उनको करके दिखाएंगे, बताएंगे, तो ये चीज़ें उनमें स्किल्स डेवलप करेंगे और ये चीज़ें उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगी। यू कैन डू इट। और जब वो ऐसे टास्क कर लें तो फिर उन्हें रेनफोर्स करें, उन्हें अप्रिशिएट करें, उन्हें शाबाश करें कि आपने बहुत अच्छा काम किया, बड़े अच्छे तरीके से काम करते हैं, उसमें उन्हें फीडबैक दें, फिर उन्हें कोई ट्रीट दें, छोटी मोटी, अच्छा खाना बना दें अगर आप कोई और ट्रीट नहीं देते। तो ये वो चीज़ें बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगी, ये चीज़ें बच्चों में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करना और फिर उस टास्क को कंप्लीट करना सिखाएंगी। समटाइम बच्चे, पेरेंट्स इस चीज़ पे सवाल कर रहे होते हैं कि अब क्या बच्चों को मैं ये कहूँ कि वो कपड़े सुखाने के लिए रख दें, या वो बाइक को साफ करें, या वो घर की सफाई करें, या वो कोई पोछा लगाएं। तो जब हम
ऐसे कामों को बड़ा माइनर सा कर देंगे कि ये आपके लेवल के काम नहीं है, तो इसका मतलब फिर बच्चे भी बड़े होकर कहते हैं, जब आप उन्हें कोई टास्क कहते हैं तो वो शो करवाते हैं कि ये हमारे लेवल के नहीं। बिल्कुल, जब आप कोई काम खुद कर रहे हैं और आप अपनी गवारा कर रहे हैं शान में वो काम करना, तो आपके बच्चे जो हैं वो आप ही के नक्शे कदम पर चलने के लिए तो पैदा किए गए हैं, तो फिर ज़रूरत इस बात की है कि आप उनको भी वो डेली जो टास्क हैं वो सिखाएं, और उनकी ट्रेनिंग और उनकी लर्निंग भी इस हवाले से होनी चाहिए, क्योंकि एडजस्टमेंट जो है वो इसी तरह होती है कि इंसान हर तरह का काम जो है वो उसे सीखने की कोशिश करे। हम बातचीत कर रहे थे कि बच्चों को टास्क सौंपने के हवाले से और फिर उनमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करने के हवाले से, तो उसमें जो हम बात करें तो उसका पर्पस हरगिज़ ये नहीं होता कि आप बच्चों से काम करवाना चाह रहे हैं या बच्चों से कोई मुशक्कत करवाना चाह रहे हैं। उसका मतलब ये होता है कि एक तो उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ को बेहतर करना चाह रहे हैं और फिर उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग सिखा रहे हैं और फिर टास्क अचीव करना आप उन्हें सिखा रहे हैं। तो ट्रेनिंग के हवाले से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये एक अच्छी प्लानिंग और एक अच्छा टाइम ये है कि आप कोई फील्ड ट्रिप के नाम से ये जाना जाता है कि कोई फील्ड ट्रिप करें। फील्ड ट्रिप से मुराद ये है कि आप बच्चों के साथ कोई टास्क या कोई डे सेट कर लें कि फलान डे है, आप किसी कॉन्फ्रेंस पे चले जाएं, आप किसी वर्कशॉप पे चले जाएं। जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, टीनेज हैं या स्कूल जाने वाले हैं, तो आपको पता है जो जो डिफ़िकल्टीज़ हैं सोशल लेवल पे, जैसे स्मोकिंग पे है तो आप ऐसे किसी सेमिनार में चले जाएं, कोई टबैको के हवाले से कोई सेमिनार हो रहा हो, स्मोकिंग प्रिवेंशन के हवाले से कोई सेमिनार हो रहा हो, कोई पिकनिक पे या किसी जैसे फ्लावर एग्जीबिशन हो रही हो, किसी के जो आप बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं फील्ड में बाहर बच्चों को ले जाएं। जैसे हम बच्चों को सिनेमा में लेके जाते हैं, इसी तरह से किसी एक ऐसे इवेंट पे या किसी एक ऐसे पॉइंट पे आप बच्चों को लेके जाएं जहाँ पे बच्चे वो चीज़ सीखें, या वहाँ पे जाके आप बच्चों को उनके हवाले से बातचीत करें। जैसे किसी दिन आप बच्चों को कोई एक ऐसी चीज़ विजिट करवा सकते हैं जो डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट करती हूँ लाइफ में, जैसे एजुकेशन की इम्पोर्टेंस के हवाले से या कोई और चीज़ें सिखाने के हवाले से, कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोई सेमिनार, कोई वर्कशॉप आप विज़िट करवा सकते हैं, कोई एडिटोरियम विज़िट करवा सकते हैं। जैसे बच्चों को आपको पता है कि वो 8th 10th 9th या मैट्रिक पास करने वाले हैं, तो आप उनको पहले से कोई ना कोई 1 2 4 अच्छे कॉलेज विजिट करवाएं, उनसे उनकी मोटिवेशन आपको होगी। आप उन्हें कहें कि आप आगे जाकर एडमिशन लेने जा रहे हैं तो हम आपको प्रोएक्टिवली कुछ कॉलेज विजिट करवाना चाह रहे हैं। अगर वो कॉलेज लाइफ में है तो आप किसी यूनिवर्सिटी में किसी दिन ले जाएं कि इसका एनवायरनमेंट कैसा है। ये मतलब ये फील्ड ट्रिप है, ये बच्चों को सिखाने के वाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पहले से बच्चों का जाके कुछ अपनी तरफ से हेल्दी एक्सपोजर करवा दें, इंट्रोडक्शन करवा दें। बच्चे जब उन सिचुएशंस में जाके खुद सीखेंगे तो हो सकता है कि वो सही सीखें और ये भी हो सकता है कि वो गलत सीखें या उनको गलत सिखा दिया जाए। लेकिन जब आप खुद जाके सेफ वे में उनको सिखाएंगे या उन पर बातचीत करेंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो हेल्दी वे में और बड़ा पॉजिटिव वे में इन चीज़ों के बारे में सीखेंगे। तो ये कुछ तरीके हैं, ये कुछ टाइम है जिनमें आप ये तरीके अपनाते हुए ख़ास टाइम में बच्चों को सिखा सकते हैं कि इफ़ेक्टिव लर्निंग कैसे होती है और बच्चों में एक अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बड़े शानदार स्किल्स का आपने यहाँ तज़किरा किया। मैं कुछ क्वेश्चंस जो हैं हमारे व्यूवर्स की तरफ से वो मैं पूछना चाहूँगी। पहला सवाल जो मैं पूछना चाहती हूँ वो कोई सनी जालिम साहब हैं जो पूछना चाह रहे हैं। बड़ी मज़ेदार बात है, एक टिप मैं भी आपको दूंगी सर। पहले हम जाफ़र साहब से पूछें, वो ये चाहते हैं कि आप इन्हें बताएं कि वो सारा वक्त पॉजिटिव कैसे रहें। अच्छा, अब सारा वक्त पॉजिटिव रहने से मुराद जो मेरी समझ में आ रहा है कि वो सारा टाइम खुश रहना चाहते हैं या अपनी थॉट्स को पॉजिटिव रखना चाहते हैं, इस हवाले से हैं। या उन्हें हो सकता है कि कुछ थोड़े से टाइम में डिफ़िकल्टी आ रही हूँ, लो रहने के हवाले से या मूड उनका सैड रहने के हवाले से। जब हम पॉजिटिव रहने की बात करते हैं और ऑल द टाइम पॉजिटिव रहने की बात करते हैं तो पॉजिटिव रहा जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई भी इंसान दुनिया में नहीं है जो हमेशा खुश रहे और खुश ही रहे। सैडनेस भी हमारा एक नेचुरल इमोशन है, ये भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन सैडनेस जब बहुत ज़्यादा हो जाती है, ग्रीफ बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर हम पॉजिटिविटी या पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाते हैं, पॉजिटिव रहने की तरफ जाते हैं। अगर आपको पॉजिटिव रहने में डिफ़िकल्टी आ रही है या आप चाह रहे हैं ज़्यादा टाइम पे पॉजिटिव रहें, तो फिर आप अपने पॉजिटिव पहलू पे वर्क करना शुरू कर दें। जैसे आप जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ पे पॉजिटिव चीज़ों को हाईलाइट करना शुरू कर दें, पॉजिटिव चीज़ों को पॉइंट आउट करना शुरू कर दें। जो आपके दोस्त हैं इर्द गिर्द वो ज़्यादा खुश रहने वाले हों, उनकी ज़िंदगी के मतलब ओरिएंटेशन पॉजिटिव हो, वो ख़ास मकासद के साथ हों, लाइफ में आपके अपने भी गोल्स हों, आपने अपने गोल सेट किए हों, आप जो आपको
खुश करते हो, जिन्हें देख के आप हैप्पी फील करते हो। आप अपनी नींद पे वर्क करना शुरू कर दें, वो आपके मूड को बेहतर करेगी। आप अपने रिश्तों पे वर्क करना शुरू कर दें, रिलेशंस पे वर्क करना शुरू कर दें, नेगेटिव फीलिंग्स को लेट गो करना शुरू कर दें, उनको अपने अंदर जमा नहीं किए रखें, उनको अपने साथ लेके चलें। आप उनको लोगों को फॉरगिव करना शुरू कर दें, सेल्फ फॉरगिव करना शुरू कर दें, पॉइंट आउट करना शुरू कर दें कौन कौन सी डिफिकल्टीज हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आप में नेगेटिविटी इंड्यूस करते हैं, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो आप में नेगेटिविटी इंड्यूस करते हैं, उनको अवॉइड करना शुरू कर दें, उनको पॉजिटिव वे में चैलेंज करना शुरू कर दें और फिर खुश रहा करें इस वे में, अपने आप को अप्रिशिएट करके, अपने आप को शाबाश देके कि मैं एक बेहतरीन इंसान हूँ, मैं बेहतरी की तरफ जा रहा हूँ और मैं एक खुश रहने वाला इंसान हूँ। तो ये वो कॉमन से तरीके हैं जिनमें आप अपने आप को ज़्यादा टाइम में पॉजिटिव फील कर सकते हैं, हैप्पी फील कर सकते हैं। और दूसरी एक अहम बात जो मैं भी आपसे करना चाहूँगी कि पहले पॉजिटिविटी को आइडेंटिफाई करें और इसकी डेफिनेशंस पे वर्कआउट करें। और एक काम और भी आप कर सकते हैं, जैसे आपने अपनी आईडी में अपना नाम के साथ जो एक जालिम का वर्ड इस्तेमाल किया है, अगर आप इसको चेंज करें तो भी आप काफ़ी पॉजिटिव रह सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं सर आपसे पूछना चाहूँगी कि ये शाजिया चौधरी साहिबा पूछना चाह रही हैं कि हम नेगेटिव लोगों को कैसे डील करें। ये बड़ी अहम बात है और ये हमारे बहुत सारे व्यूवर्स इस चीज़ को जानना चाहते हैं। जब वो अपने इर्द गिर्द कुछ नेगेटिव लोगों को रखते हैं, जैसे इस हवाले से कल डॉक्टर सदाकत की भी एक पोस्ट थी जो कि बहुत ही गोल्डन वर्ड्स थे और बड़ी डीप इंसाइट थी कि हमारे इर्द गिर्द रहने वाले कुछ लोग हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, तबाह बर्बाद कर देते हैं और उनके सुधरने से हमारी ज़िंदगी फिर भी नहीं सुधरती। इसके लिए काम हमें फिर कुछ खुद ही करना पड़ता है। तो मैं चाहती हूँ आप इस पूरे मैकेनिज़्म को थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दें। बिल्कुल, पहले तो पोस्ट सर की बहुत अच्छी और बड़ी शानदार थी कि जब कोई जैसे कोई आके आपकी लाइफ में तबाही में आ जाता है और उसके बाद वो चला जाए और बेहतर हो जाए, लेकिन जो आपकी लाइफ में तबाही हुई हैं वो आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने ही बेहतर करना है। इमोशंस कंटीजियस होते हैं हमारे, एक दूसरे से छू जाने वाले होते हैं, दूसरे को लग जाने वाले होते हैं। हमारे थॉट्स भी ऐसे ही होते हैं। जब हम अपनी लाइफ में कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर देखते हैं या ऐसे थॉट्स देखते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है, हम थोड़ा बहुत उनकी तरफ झुक जाते हैं, हमारा झुकाव हो जाता है। लेकिन जब हमारा ये झुकाव नेगेटिव लोगों की तरफ हो जाता है तो फिर ये एक खतरे की अलामत है। सबसे पहली बात तो आप आइडेंटिफाई करें, आप शनाख्त करें कि आपकी लाइफ में मनफी लोग कौन कौन से हैं और अब किस किस तरह से वो मनफी हैं। क्या कोई आप पे क्रिटिसिज्म करता है या कोई आपकी अचीवमेंट्स पे आपको डाउट में डालता है या लाइफ के बारे में आपकी ओरिएंटेशन मनफी जनरेट करता है। क्या आपको कोई ये कहता है कि ज़िंदगी कोई हसीन नहीं है, ज़िंदगी बड़ी दुखी सी है, ज़िंदगी में बड़े दुख हैं, गम हैं, खुशियाँ 2-4 दिन की हैं, ज़्यादा दुख रहने वाले हैं। क्या कोई ऐसी स्टेटमेंट है, क्या कोई शेम इंड्यूस करने वाला है, क्या कोई बार बार आपको क्रिटिसाइज करता है। तो पहले डिफाइन करें कि कौन कौन से लोग हैं जिनकी वजह से मैं हर्ट होता हूँ, ये मेरी लाइफ में नेगेटिव लोग हैं। जब हम अपनी ज़िंदगी में नेगेटिव लोगों की बात करते हैं तो इसका मतलब हम अनहेल्दी लोगों की बात करते हैं। बिल्कुल, अनहेल्दी की जब हम बात करते हैं तो फिर हम हेल्थ की बात करते हैं। जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो फिर हम मदद की बात करते हैं, यानी कि एक ऐसा ताउन। बात ही मैं करना चाह रहा हूं, जब हम अनहेल्दी लोगों की बात करते हैं तो फिर उन्हें मदद की जरूरत होती है। अब यहाँ पे आपने डिसाइड करना है, एक तरीका तो ये है कि आप सिंपल वे में उन लोगों को अवॉइड करना शुरू कर दें, अपनी हैप्पीनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ओन पे लें और अपने आप को खुश रखना शुरू कर दें और पॉजिटिव लोगों की कंपनी में चले जाएं। एक तरीका और अगर वो आपके बहुत ही करीबी हैं तो मैं ऐसा नहीं कि हमारा मकसद ये नहीं कि आप उनको छोड़ दें, बल्कि हम ये चाहते हैं कि आप उनसे असर लेना छोड़ दें। यानी आप डिसाइड ये करें कि उनकी इज्जत में, उनकी रिस्पेक्ट में आप कोई कमी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ उनसे जो नेगेटिव फीलिंग्स आप में जनरेट हो रही हैं वहाँ कम अज़ कम आप रोक लगाएंगे। यानी इमेजिनेशन में आप उनको डिलीट ज़रूर करेंगे और उनकी राय को इतनी अहमियत नहीं देंगे। बिल्कुल। दूसरा तरीका इसमें यह कि अगर वो कोई आपका बड़ा अजीज़ है और आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते, आप उसके साथ रहना, जैसे स्पाउस रिलेशन में अवॉइड नहीं किया जा सकता, साथ में रहना होता है, या सिबलिंग्स में कोई ऐसा तो साथ में रहना होता है, कोई और आपका फेलो है जहाँ पे आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो ऐसी सिचुएशन में आप हेल्प की तरफ चले जाएं, बातचीत करें, उनसे बातचीत करें। जब आप हेल्प करते हैं, किसी की लाइफ में इंटरवीन करना भी एक स्किल है। जब हम दूसरों की, क्योंकि वो मनफी हैं तो कोई ना कोई उनकी लाइफ में ऐसा इवेंट्स है जिसने उनके थॉट्स को नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया है, तो अब आपकी मदद की जरूरत है। जब आप इंटरवीन करते हैं तो आप प्रॉपर तरीके से पहले अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को
एक्सप्रेस करते हैं कि आप इस टॉपिक के बारे में, आप इस इवेंट के बारे में इस तरह से सोच रहे हैं या देख रहे हैं, मैं इस इवेंट के बारे में इस तरह से सोच रहा हूँ, या जो आप बात करते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं इसके साथ एग्री नहीं हूँ, मेरे मुताबिक ज़िंदगी बड़ी हसीन है, ज़िंदगी में बड़ी खुशियाँ हैं, हाँ दुख और सुख आते रहते हैं लेकिन ज़्यादा खुश रहना चाहिए बंदे को। उसके बाद आप उनसे खुल के बातचीत कर सकते हैं, आप अपना कंफर्ट लेवल डेवलप करके कि मुझे इस तरह से लग रहा है कि ज़िंदगी के बारे में जब भी बातचीत की जाती है तो कोई पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती, क्या कोई डिफ़िकल्टी है, क्या कोई मदद की ज़रूरत है। तो अगर वो हाँ कहते हैं या अगर वो ना कहते हैं, अगर वो ना कह देते हैं तो फिर आप अपने स्टांस पे फर्म रहें और आप बार बार उनके साथ बातचीत करते रहें। लेकिन अगर वो हाँ कहते हैं तो फिर आप उनको या खुद हेल्प करें, अगर आप खुद हेल्प नहीं कर सकते तो फिर आप सजेस्ट कर दें, रेफ़र कर दें कि आप किसी भी एक ऐसे पर्सन से, कोई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से, या आप किसी एक काउंसलर से गाइडलाइन ले लें, या आप यूट्यूब से, गूगल से वीडियो देख के आप उनकी हेल्प कर सकते हैं अगर आप में इतनी स्ट्रेंथ है। अच्छा, तो आप उनकी हेल्प करें। जाफर साहब, मैं ये जो हेल्प की आप बात करें, यहाँ पर एक और क्वेश्चन मेरे पास मौजूद है जो कोमल साहिबा पूछ रही हैं हमसे कि जब हम अपने मामलात में ख़ुद को अकेला पाएँ तो फिर हम क्या करें। यहाँ पर मैं भी कोमल साहिबा से ये कम्युनिकेट ज़रूर करना चाहूँगी कि इंसान को पैदा ही सोसाइटी में किया गया है, अकेला तो उसे पैदा ही नहीं किया गया, और इंसान किसी हाल में भी अकेला नहीं होता। बस हमारी जो थॉट्स हैं वो ऐसी डेवलप होती हैं कि हम सम टाइम अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, और ये बहुत बड़ा मेंटल टॉर्चर है जो हम अपने ऊपर कर रहे होते हैं। ऑल द टाइम हमारे पास मदद जो है वो मौजूद होती है। जैसे हमने पहले भी बात की कि आजकल तो साइंस का ज़माना है, आपके पास गूगल मौजूद होता है जिसमें आप अपने प्रॉब्लम्स को लिख कर वहाँ से आप सॉल्यूशंस जो हैं वो उठा सकते हैं। और अगर हम इंसाइट अपनी डेवलप करें तो हमारे इर्द गिर्द मदद का एक पूरा नेटवर्क है जिसके थ्रू हम मदद जो है वो दूसरों से हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, साइंस बताती है कि अगर अब हमें अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करें तो हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनमें से कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है या वो उसका सोल्यूशन जानता है या उसको हल करने वाला किसी पर्सन को जानता है। तो मदद लेने की तरफ जाएं, मदद लेना, हम सारे सोशल एनिमल हैं, हम एक दूसरे की मदद के अलावा कुछ भी नहीं है, तो मदद ले लेना कोई इंतहाई दानिशमंदी की बात है, अक्लमंदी की बात है, इसमें कोई मुख्ताजी वाली या कोई लो होने वाली फील करने वाली बात नहीं है, बल्कि मदद मांगना तो मजबूती और स्ट्रांग होने की निशानी है, स्ट्रांग होने को इंडिकेट करता है। हम मदद करने के हवाले से बात कर रहे थे कि फिर आप जब किसी नेगेटिव पर्सन की मदद करना चाहते हैं तो आप उसे लेक्चर ना दें, आप बहुत डिटेल में उससे बातचीत ना करें, आप उन्हें समझाने की कोशिश ना करें, इससे डिसरिस्पेक्ट फील हो सकता है, डिफेंसिव हो सकते हैं, इनसिक्योर हो सकते हैं। आप छोटे छोटे एक्शन से उनकी मदद करें। जैसे बारिश हो रही है और वो कहते हैं कि आज बारिश हुई है, फिर हर तरफ तबाही आ जाएगी, पानी आ जाएगा, कचरा फैल जाएगा, तो आप ऐसी सिचुएशन में फ़ौरन से कहें कि हाँ बारिश बहुत मज़े की, ये चीज़ें तो ज़रूर होंगी लेकिन बारिश बहुत मज़े की है, ये खुदा की नेमत है, कितनी सुहानी है, मौसम इससे कितना अच्छा हो गया है, कितनी खुशगवार फीलिंग्स आना शुरू हो गई हैं, पौधे दरख्त इससे ग्रो करना शुरू कर देंगे, एनवायरनमेंट अच्छा होना शुरू हो जाएगा, डिहाइड्रेशन की फीलिंग्स आती थी, हवा में नमी की मिकदार ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। उसी चीज़ के हवाले से पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे अगर कहीं पे जा रहे हैं कोई मिसहैप हो गया, वो कहता है कि मैं हूँ ही ऐसा, लाइफ में होता ही ऐसा, डिफिकल्टीज ही ऐसी हैं, तो आप फौरन से कहें कि सुबह से लेके अभी तक हमारे साथ बहुत ज़्यादा गुड हैपनिंग्स हुई हैं, अगर ये छोटा सा हो गया है तो हम इसे लाइफ में ओवर जर्नलाइज नहीं कर सकते। ज़िंदगी में चीज़ों को ओवर जर्नलाइज ना करें, ये एक कॉग्निटिव प्रॉब्लम है, यानी कि हमारी सोच का मसला है, इससे हमेशा बाहर निकले। ओवर जर्नलाइजेशन से मुराद है, मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल से बताता हूँ। एक बार किसी एक सेमिनार में एक पर्सन गए, एक जोकर गया, उन्होंने एक जोक सुनाया और सबने हंसना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर उन्होंने जोक रिपीट किया और काफ़ी लोगों ने फिर हंसना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर उन्होंने जोक रिपीट किया तो लोग हंसे, लेकिन हंसने वालों की तादाद में काफ़ी कमी आ गई। उसके बाद फिर उन्होंने जोक कोई 10 टाइम उन्होंने जोक रिपीट किया तो उन्होंने देखा कि कोई भी हंस नहीं रहा। तो उसके बाद उन्होंने एक छोटा सा सेंटेंस बोला, वो बड़ा शानदार था, मैं शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि ज़िंदगी में अगर किसी एक खुशी की वजह से हम बार बार खुश नहीं हो सकते या अपने आप को खुश नहीं कर सकते तो फिर हमें क्या हक पहुंचता है कि किसी एक गम की वजह से अपनी ज़िंदगी में रंजीदा रहना शुरू कर दें। बिल्कुल, ये ओवर जनरलाइजेशन नहीं करनी चाहिए। हाँ, और एक बैलेंस क्रिएट करके चलें, और ऐसा मुमकिन ही नहीं है। हाँ, ये होता है दुख की इंटेंसिटी ज़रा ज़्यादा होती है, सो हम खुशियों को भूल जाते हैं और खुशियों का दौरानिया भी कुछ मुख्तसर होता है, लेकिन इस चीज़ को अगर हम प्रोएक्टिवली कंसीव करके रखें तो शायद इतना फ़र्क हमें नहीं पड़ रहा होता।
अच्छा, इसमें जाफर साहब एक क्वेश्चन मेरे पास और है जो कोमल साहिबा ही पूछना चाह रही हैं। इनके क्वेश्चन से ही हमें इनकी डिफ़िकल्टीज़ का अंदाज़ा हो रहा है, जिसमें ये सवाल पूछती हैं कि जब हमारा कोई प्यारा हमें निगलेक्ट करता है, हमें इग्नोर करता है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो निगलेक्ट या इग्नोरेंस के बारे में कंफर्म करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कहीं पे मसरूफ़ हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कोई अपनी प्रॉब्लम चल रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके साथ कोई अपना पर्सनल इशू चल रहा है और उसकी वजह से हमने ये अज्यूम कर लिया है कि वो पर्सन हमें इग्नोर कर रहा है। सबसे पहले कंफर्म करें क्या वाकई वो पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है। इग्नोर करने की कुछ निशानियां ये हैं कि वो अपनी रूटीन में बड़ा खुशबाश है, हैप्पी है, वो दूसरे लोगों से मिल रहा है, वो दूसरे लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो उसमें उनका हाथ थोड़ा सा तंग नजर आता है, वो आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, वो आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे, वो बार बार आपके साथ बातचीत उस तरह से नहीं कर रहे, फ्रीक्वेंसी कम आ गई, तो इसका मतलब है कि इग्नोरेंस की तरफ है। अब अगर आपको कंफर्म हो गया कि वो पर्सन कहीं पे मसरूफ नहीं है, कोई पर्सनल इशू नहीं है और प्रॉपर हमें इग्नोर ही कर रहा है, तो फिर ये एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें हम रिजेक्शन फील करते हैं और रिजेक्शन की वजह से हम पेन भी फील करते हैं। हम अपने रिश्तों के बारे में बड़े पॉजिटिव होते हैं और सबसे पहले हम बड़ी मिस्टेक अपनी पोजेशन को लेके ही करते हैं। हमें लगता है कि रिश्ता दोबारा से उसी तरह से बहाल हो जाना चाहिए और हम फौरन से उसमें जंप कर जाते हैं कि दोबारा से वो हमारी तरफ आना शुरू हो जाए। अच्छा, समटाइम हम खुद भी तो डोरमैट बनते हैं या किसी विक्टिम रोल में रहते हैं, ऐसे में भी हम दूसरे फर्द को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की बजाय उसके अंदर एक एजिटेशन डेवलप कर रहे होते हैं और हम इतना पॉजिटिव रिलेशनशिप बना के चल नहीं रहे होते जहाँ पर उसको हमें अवॉइड करने में ज़रा सहूलत नज़र आ रही होती है। बिल्कुल इसी पॉइंट की तरफ मैं आ रहा था। इसे रिलेशनशिप में सफोकेशन कहते हैं कि जब कोई पर्सन हमें इग्नोर कर रहा है तो ये वजह भी हो सकती है कि हम बहुत ज़्यादा उनके साथ जुड़ना शुरू, कभी एक बार हमारा भी दिल करता है कि थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए, ऐसी स्पेस जिसमें आप खुल के सांस ले सकें और रिलेशन को एंजॉय कर सकें। तो ऐसी सिचुएशन में बार बार मैसेज नहीं करें, बार बार अटैच नहीं करें। हो सकता है वो आपकी सोफोकेशन की वजह से थोड़ा सा पीछे हुए हों, इसमें आप उनको स्पेस आउट करें, थोड़ा सा टाइम दें। वो टाइम आप इस तरह से दे सकते हैं कि आप एक ही मिनट में उन्हें 10 मैसेज नहीं करें, एक सेकंड में 5 मैसेज नहीं करें कि रिप्लाई बार-बार मिस कॉल्स भी ना करें, बार-बार मिस कॉल्स ना करें। ऐसा ना हो कि वो अपना सेलफोन देखें तो उसमें 20 बार आपकी मिस कॉल आए। तो इसका मतलब ये कि जिस प्रॉब्लम की वजह से मसला बढ़ा है, आप प्रॉब्लम बढ़ा रहे हैं तो मसला फिर बढ़ेगा, मसला सॉल्व नहीं होएगा। ऐसी सिचुएशन में टाइम आउट की तरफ चले जाएं, सिंपल स्टेट एक मैसेज उनको कन्वे करें, टेक योर टाइम, जब आप इजी हो तो आप मुझसे बातचीत कर लें और उस दौरान में इस दौरान अपने ऊपर काम करें, अपनी फीलिंग्स को होल्ड करें, अपनी मूड मैनेजमेंट करें, अपने इमोशंस को बेहतर करें, वाटर इनटेक करें, वॉक करें, कोई मूवी देखें, अपने ऊपर वर्क करें, अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी पे वर्क करना शुरू कर दें। अब जब आप देखते हैं कि खास टाइम के बाद भी वो पर्सन रिस्पॉन्स करना शुरू हो गया, इट्स गुड, लेकिन फिर भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो फिर आप हेल्प की तरफ जाएं। वो हेल्प ये है कि आप उनके साथ बातचीत करें। सेल्फ हेल्प के बाद आप उनके साथ बातचीत करें, अपनी फीलिंग्स को शेयर करें कि जैसे मुझे फील हो रहा है या मैं ये फील कर रहा हूँ कि आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मुझे इग्नोरेंस की फीलिंग आ रही है, क्या कोई डिफिकल्टी हुई है, क्या कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो हम उसे शेयर कर सकते हैं, हम उसके हवाले से बातचीत कर सकते हैं। तो फिर आप बातचीत करने की तरफ जाएं। लेकिन फिर भी अगर वो बातचीत करने की तरफ नहीं आ रहा तो फिर आप किसी एक तीसरे पर्सन से हेल्प ले लें जो आप दोनों के रिलेशन को अंडरस्टैंड करता हो, जो साहसियत का रोल प्ले करे, जो आपकी ट्रू फीलिंग्स आके उनकी तरफ एक्सप्रेस करे और फिर उनसे पूछे कि इस मसले को बेहतर कैसे किया जा सकता है। तो ये एक इग्नोरेंस इस तरह से। लेकिन अगर एंड स्टेज पे इससे भी मसला हल नहीं हो रहा और वो पर्सन आपको लग रहा है कि अब इग्नोरेंस से बढ़ता हुआ ब्रेकअप की तरफ जा रहा है या रिलेशन को एंड करने की तरफ जा रहा है, तो फिर एक ग्रीफ की सिचुएशन एक्सपीरियंस हो सकते हैं। फिर ब्रेकअप, रिकवरी और बाकी जो सेल्फ मैनेजमेंट है, लो मूड की तरफ आप उनकी तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर निगलेक्ट का मसला है तो ये वो सिचुएशंस हैं, अगर कितनी भी लीज पे कोई इग्नोर करे आपको, जब आप अपनी ट्रू फीलिंग्स और इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं और कोई पर्सन आपकी बिहेव पे जाके बात करते हैं तो वो बताता है कि आप उसे कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो आपकी इंपॉर्टेंस भी ज़रूर होनी चाहिए। बिल्कुल, और मेरे ज़ाती ख्याल के मुताबिक कि बेस्ट सोल्यूशन ये है कि उनसे बातचीत के ज़रिए उनसे मदद का हसूल किया जाए, क्योंकि आप तकलीफ़ में हैं तो आप ये कम्युनिकेट करें, बजाय इसके कि हम किसी ब्रेकअप की तरफ जाएं या हम ये सोचें कि क्योंकि ये रिलेशनशिप हमें हेल्प नहीं कर रहा तो हम इसको ख़त्म कर दें। बल्कि बेहतर तो ये है कि इस रिलेशनशिप को डेवलप करें इस तरह से कि ये आपके लिए और अदर वन के लिए, दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन जो है वो क्रिएट करे
और साइंस ने ऐसे बहुत सारे स्किल्स जो हैं वो मुतारिफ़ करा दिए हैं जिनके इस्तेमाल से हम अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। नाज़रीन, बहुत सारे सवाल मेरे पास अभी भी मौजूद हैं, लेकिन चूँकि हमारे प्रोग्राम का वक्त नहायत मुख्तसर है और इंशाअल्लाह हम इन सवालों को नेक्स्ट प्रोग्राम में यानी ज़रूर एड्रेस करेंगे। और बल्कि आज भी जो क्वेश्चंस हमें रिसीव हुए हैं, हम इन सब को अगले प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। तो अगले हफ्ते के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीक इस प्रोग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और मैसेजेस करते रहें। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।